नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और अब शुरू हो रहा है बिग बुलेटिन। आई विटनेस न्यूज पर बिग बुलेटिन में हम प्रतिदिन राजनीतिक चर्चा करते हैं। आज की चर्चा पर चलें। इससे पहले आज के पैनल में शामिल जो मेहमान हैं उनसे परिचय करा दे रहे हैं अपने दर्शकों का। आज भारतीय जनता पार्टी से प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश सिंह राठौर जी प्राचार्य हैं डीएन कॉलेज के, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला जी ये भाजपा का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से विवेक यादव हैं, जनसभा के अध्यक्ष, जनसभा के नेता रहे हैं और राधेश्याम छात्र सभा के जिलाध्यक्ष रहे हैं। ये युवा नेता हैं, समाजवादी पार्टी के युवा पक्ष रखेंगे समाजवादी पार्टी का। कांग्रेस से शुभम तिवारी हैं, वह कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और विवेक नारायण मिश्रा ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कन्नौज से जुड़ते हैं हमेशा ही। तो आज के विषय पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 दिन से जो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं वो यहाँ पर डेरा डाले हैं, लखनऊ में डेरा डाले थे और उन्होंने विभिन्न स्तरों पर एक्सक्लूसिव बैठकें ली हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में अलग अलग बैठकें ली हैं, मंत्रियों के साथ अलग अलग चर्चा की है। कुल मिलाकर के संकेत ये है कि जो 2022 का महाभारत है, 2022 का रण है, वो आने वाला है। 8-9 महीने ही बचे हैं, फरवरी मार्च में चुनाव होना है और इस महामारी काल से उबर करके राजनीति के इस महासमर की ओर चलना है और उसकी तैयारी राजनीतिक दलों ने कर दी है। जो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का प्रवास है और जिस तरह से संगठन और सरकार के से उन्होंने फीडबैक लिया है, वो सब इसी सब की तैयारी का संकेत करता है। और कुछ चर्चाएं उनका वो यहाँ से वापस भी चले गए हैं, तमाम सी यहाँ से रिपोर्ट ले गए हैं। लेकिन उसके बाद में भी जो चर्चाएं हैं कई दिन से चल रही हैं, क्या मुख्यमंत्री जी को बदला जाएगा, क्या स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको बदला जाएगा, या जो ए.के. शर्मा वहाँ से आए हैं दिल्ली से, वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कुछ होंगे क्या, इस तरह के कयास अब भी चल रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि राजनीति का जो रणनीति शास्त्र है वो कहता है कि जब युद्ध में कूदने से पहले सारे हथियारों को टटोल लेना चाहिए। ये भी कहता है कि सैनिकों के मनोबल को भी टटोल लेना चाहिए। ये भी कहता है ये रणनीति शास्त्र कि हर मोर्चे पर जो सेनापति हों उन पर भी एक नजर डाल लेनी चाहिए। और जो जिस तरह की बैठकें हुई हैं अलग अलग तरीके से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की, वो सब इसी का संकेत दे रही हैं। और कुल मिलाकर के स्थिति अभी तक जो निकल करके सामने आई है, कुछ भी कहा जाए, चौराहे तिराहे पर खड़े होकर के, पान की दुकान पर खड़े होकर के कुछ भी कहा जाए, लेकिन जो स्थिति जितनी आसानी से बात कही जा रही थी कि क्या योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा, मुख्यमंत्री बदल जाएगा चुनाव से पहले, वो इतना आसान लगता नहीं। उत्तराखंड में जिस तरह से हुआ, एकदम नाम बदल दिया गया, मुख्यमंत्री बदल गए, उतना आसान उत्तर प्रदेश के लिए ये मुख्यमंत्री बदलने का काम है नहीं। क्योंकि अपनी जो योगी आदित्यनाथ हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, उनकी अपनी एक अलग छवि है, अपना एक उनका पैरेलल संगठन भी चलता है। और लगभग इतनी जो स्थितियां हैं, खराब स्थिति जिससे लोग कह रहे हैं, लगभग 1 दर्जन से अधिक विधायकों ने, मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी हैं, जो स्थितियां हैं उन पर असंतोष व्यक्त किया है। इसके बाद में भी जो लगभग 150-200 सीटें ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनको प्रभावित करते हैं। तो जो आने वाला समय है, चुनाव का समय है और चुनाव ही चुनाव है, तो चुनाव से पहले चेहरा बदल करके, यूपी का चेहरा बदल करके भाजपा कोई रिस्क ले, ऐसा देखता नहीं। क्योंकि ये जो चुनाव है, जो स्थितियां हैं, उसमें अभी लगता नहीं कि अब विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्योंकि जो स्थितियां हैं उसमें यही लग रहा है कि अब फिर उसी मोड़ पर पहुंचेगी भाजपा, हिंदुत्व के मोड़ पर। और हिंदुत्व के मोड़ पर जब पहुंचेगी तो उसे फिर योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा चाहिए होगा। और इसीलिए ये
अब कयास इस बात के लगना बंद भी हो रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को बदला जाना इतना आसान नहीं है। जहां तक स्वतंत्र देव सिंह की बात है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी अपनी भी हालांकि कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन उनका समन्वय योगी आदित्यनाथ के साथ अच्छा है। वो योगी आदित्यनाथ के ही समर्थक माने जाते हैं और बिल्कुल जो कोऑर्डिनेशन है संगठन और सरकार में वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो जो स्थितियां रही है उसमें जायज तौर पर अभी जो पंचायत चुनाव हुए उसमें जो रिजल्ट खराब रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर चर्चा हुई है, संगठन मंत्री के साथ लोगों ने पूछा है। और जाहिर है कि बड़ा जो अंदर सवालात हुए हैं, जो सवाल बना करके लाए थे संगठन महामंत्री, उनके उसको लेकर के काफी एक पर एक 1 to 1 कहते हैं 1 to 1 चर्चा हुई है उन पर। और उसके बाद में कुछ फीडबैक लेकर के, कुछ यहाँ से जो भी आउटपुट मिला है उसे लेकर के गए हैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री यहाँ से दिल्ली। और बताया जा रहा है कि 5 जून को राष्ट्रीय भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ एक बैठक प्रस्तावित है, जिसमें संघ के जो प्रमुख हैं वो भी उस बैठक में रहने वाले हैं। तो ये 5 तारीख को सारी रिपोर्ट, उस पर मंथन होगा, ये बताया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि संगठन की रिपेयर करने का काम शुरू हो रहा है। संगठन में जहां जहां तो जो जिस स्तर पे जिस तरह से बड़े स्तर पर कयास लगाए जा रहे थे बदलाव के, उसके बहुत ज्यादा संकेत नहीं मिल रहे। ये संभव है कि कुछ मंत्री बदल लिए जाए, कुछ पदाधिकारी बदल दिए जाए। और अगर ये इतना आसान होता ही तो जो आप तो देखिए कि जो अशोक शर्मा जी वहां से भेजे गए दिल्ली से, अगर इतना ही आसान होता तो अशोक शर्मा जी यहाँ उत्तर प्रदेश केवल एमएलसी बनने के लिए नहीं आए, वहां वो किस पर्पज से, किस उद्देश्य को लेकर के वहां से चले होंगे, ये राजनीति के लोग समझते हैं। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा बदला जाना उतना आसान नहीं लगता। और जाहिर सी बात है कि ना तो 22 का चुनाव बिना चेहरे पर लड़ा जा सकता है कि योगी केवल मोदी और अमित शाह के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। यहाँ चेहरा, जब आपने 4 साल 5 साल सरकार चलाई है तो निश्चित रूप से चेहरा आपको चाहिए ही होगा। और चेहरा जब चाहिए होगा तो योगी आदित्यनाथ के मुकाबले दूसरा चेहरा, अब तो हमारे मुख्यमंत्री कई प्रदेशों में प्रचार करने के लिए गए हैं। और जाहिर सी बात है कि जब उनकी डिमांड रही होगी, कुछ ऐसे वर्ग रहे होंगे उन क्षेत्रों में जहाँ योगी आदित्यनाथ मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं, तब उनका प्रोग्राम उन क्षेत्रों में लगाया गया है। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि 22 का रण, 22 का महाभारत शुरू होने को है। सरकार और सरकार में लेकर के जो संतोष की स्थिति आ रही है, कार्यकर्ताओं में जो संतोष है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में, सरकार से जितनी उम्मीद कार्यकर्ता लगाए थे, विधायक लगाए थे, वो सब दिखती नहीं है। योगी आदित्यनाथ की एक अपनी खूबी ये भी है कि वो खुद में सरकार है, वो बहुत ज्यादा किसी की सुनते नहीं और खुद फैसला लेने की स्थिति होती है। और यही सब असंतोष की बात भी है कि केशव मौर्य जैसे नेता उप मुख्यमंत्री होते हुए भी बहुत सी महत्वपूर्ण बैठकों में उनकी उपस्थिति नहीं होती है। तो यही सब चीजें चर्चा में रहेंगी कि क्या संगठन और सरकार पर जिस तरह से नब्ज टटोली है संगठन मंत्री ने, तो क्या किस तरह की रणनीति रहेगी, क्या स्थिति बनेगी, क्या भाजपा वास्तव में भाजपा में जो कार्यकर्ताओं का असंतोष है वो कुछ संगठन का, पार्टी का और जो परफॉर्मेंस है उस पर कुछ असर डाल सकता है, और जो संतोष है उसे दूर करने का अब सीमित समय में और क्या तरीका हो सकता है। 6-7 महीने के लिए अगर मंत्री किसी को बना भी दिया जाता है तो उससे क्या असर उससे पड़ने वाला है, ये सारी चीजें चर्चा में रहेंगी। डॉक्टर मुकेश सिंह, आपसे ही शुरू करते हैं। आपकी पार्टी का मामला है और
अच्छी स्थितियां हैं, जो भी स्थितियां हैं। और कुछ चीजें और, एक चीज और निकल करके सामने आई कि कहीं ना कहीं स्वतंत्र देव सिंह पूरी पूरी बैठक में दूसरे दिन भी उपस्थित नहीं रहे, जो प्रदेश अध्यक्ष है। और जब बिल्कुल 5 घंटे बाद उनका आगमन हुआ, उनके ही कार्यालय में बैठक हो रही है, उनके कार्यालय में मीटिंग हो रही है, इतनी लंबी मैराथन मीटिंग चल रही है, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह उस बैठक में, उस कार्यालय में ही उपस्थित नहीं है 5 घंटे बाद। तो ये सब चीजें भी बहुत प्लस माइनस होती हैं। इन्हें जोड़ा, इन्हें सबको जोड़ करके ही कोई कयास, कोई अंदाज, कोई कुछ आगे की स्थितियां नापी जा सकती हैं। डॉक्टर मुकेश सिंह, क्या लग रहा है आपको कि जो असंतोष की बात भाजपा के कार्यकर्ताओं में कही जा रही है, उसे दूर करने के लिए कोई रेमेडी निकलेगी, कोई, या किस तरह की स्थितियां बनेगी? क्योंकि मुख्यमंत्री का अपना जो, योगी आदित्यनाथ का जो अपना, अपनी उनकी जो नेतृत्व की अपनी स्थिति है, उसमें वो बहुत ज्यादा पीछे, आगे पीछे हटने वाले लगते नहीं। तो कैसे कार्यकर्ताओं का कैसे सामंजस्य होगा, कैसे स्थिति बनेगी जब जिससे जो 22 का रण है वो फिर आप, जैसा कि केशव मौर्य ने कहा है मीटिंग से बाहर निकलने के लिए कि इस बार भी 300 के पार, ये उन्होंने कहा कि इस बार फिर उन्होंने नारा दिया है कि 300 के पार। तो जो 300 के पार निकलने का नारा है वो कैसे पूरा होगा जब कार्यकर्ताओं में इतना बड़ा संतोष है? ओके जी। देखिए शेखर जी, जो आपने अभी जो प्रश्न उठाए हैं, हमें लगता है कि बहुत समाधान आपने खुद भी दिया है। इसमें बहुत कुछ बात ऐसी बताई है जो उसके समाधान की निकलती है। 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रदेश नेतृत्व तक एक बढ़िया रणनीति बनाने की बात कर रही है। इसलिए राष्ट्रीय महामंत्री संगठन यहाँ पर आए हुए हैं, राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन सिंह जी आए हुए हैं, और अलग अलग लोगों से, जैसा आपने भी कहा कि 5 घंटे बाद स्वतंत्र देव सिंह। भारतीय जनता पार्टी की बैठकों की एक विशेषता है कि वहाँ जो अपेक्षित होता है वही जाता है, जिसको बुलाया जाता है वही जाता है। इसलिए उन्होंने कभी मंत्रियों से बात की, कभी मुख्यमंत्री से बात की, कभी जो है संगठन के लोगों से बात की, जब जिसकी जरूरत पड़ी तब उसको बात की। जहां तक परिवर्तन का सवाल है, परिवर्तन के सवाल में हम आपको बता दें कि परिवर्तन तो स्वाभाविक है, किसी लेवल पर होगा इसका अभी कोई अंदाज नहीं है, लेकिन अगर सुधार करना है तो निश्चित तौर से एक नए मैनेजमेंट के तहत व्यवस्था सुधारनी चाहिए होगी। और ये जो असंतोष है, ये असंतोष जो है दिखाई भी पड़ता है और कार्यकर्ताओं में है भी, तो इसको दूर करने के लिए ये रणनीति है कि किस प्रकार से जो हमारा शासन और प्रशासन है वो ठीक से काम कर सके, सरकार के काम परिलक्षित हो सके। एक सवाल आपने उठाया था, भारतीय जनता पार्टी क्या 2022 का चुनाव विकास के नाम पर लड़ेगी या हिंदुत्व के नाम पर लड़ेगी? ये दोनों प्रश्नों का उत्तर हम आपको देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पहला लक्ष्य तो ये है कि वो अपना जो चुनाव है वो विकास के नाम पर लड़ेगी। आपको बता दें कि 2 मई के पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश की जो कोरोना की स्थिति थी, बहुत भयानक स्थिति थी। बीमारियों का संक्रमण बहुत तेजी से फैला था, लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हुए और पूरे प्रदेश में उन्होंने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। आज स्थिति ये आई है कि हमें लगता है कि कोरोना पर बहुत ज्यादा नियंत्रण हो गया है, ज्यादा संक्रमण पर नियंत्रण हुआ है, मरीजों की संख्या कम हुई है, ठीक होने वाली संख्या आई है। तो हमें लगता है कि पूरे प्रदेश भर में उन्होंने अधिकांश जिलों का दौरा किया, अधिकांश मंडलों का दौरा किया, टीम 11 के साथ बैठे, और उसका परिणाम ये आया कि आज 5 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में वे जो हमारा टीकाकरण है तो करवा चुके हैं। एक बहुत उदाहरण का बात है। दूसरी बात है, अभी 8-9 महीने हैं, सरकार के काम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया बुंदेलखंड एक्सप्रेस हम जनता को सौंपेंगे, बलिया एक्सप्रेस जनता को सौंपेंगे, और जितना लगभग छोटे लोग हैं उनको फ्री अनाज देने की बात की है, स्कूलों में बच्चों को फ्री अनाज देने की बात की है, किसानों को सम्मान निधि देने की बात की है। तो विकास के नाम पर करेंगे। और दूसरा प्रश्न आता है कि क्या हिंदुत्व के नाम पर लड़ेंगे? देखिए, हम साफ बताना चाहते हैं कि हिंदुत्व तो हमारा एजेंडा है ही, इसको कोई नहीं हटा सकता है। अभी भी भारतवर्ष में 30A और 30 हटाने की बहुत बड़ी
आवश्यकता है। ये जो पहले से लगाए गए हैं 35 जो हटाया गया है, 35A हटाया गया है, या धारा 370 हटाई गई है, उस भारतवर्ष में अभी 30 और 30A हटाने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। 100 करोड़ हिंदुओं को आप अवैच्छित नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदू अपनी किसी भी पाठशाला में वैदिक रीतियों को नहीं पढ़ा सकता है और दूसरे वर्ग के लोग पढ़ा सकते हैं। इसलिए ये 30A के हटाने की भी आवश्यकता है। हम नहीं चाहते हैं कि तुष्टीकरण के नाम पर भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिमों में या किसी अल्पसंख्यकों में मतभेद हो। हम चाहते हैं कि समान अधिकार सबको मिले और समान रूप से आगे बढ़े। इसलिए हमारा एजेंडा विकास का भी है और समानता के आधार पर भी है। तुष्टीकरण की नीति के आधार पर हम काम नहीं कर रहे। विवेक मिश्रा जी, देखिए, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली रही है 5 सालों में और या केंद्र सरकार की रही है, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि इनके पास ना कोई विजन था, ना कोई रोड मैप था। ये सिर्फ बड़े बड़े वादे करके, सब जवाब दिखा के हिंदुत्व के नाम पे सत्ता में आए। ये बिल्कुल जाहिर हो गया कि सिर्फ ये जुमलेबाजी से और हिंदुत्व के नाम पे सत्ता में आए। जनता ने देख लिया कि कोई विजन न होने की वजह से, कोई रोड मैप न होने की वजह से कहीं पे भी कोई ऐसा जन कल्याण वाला काम नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश की आप बात देख लीजिए, ये बिल्कुल बात स्पष्ट हो चुकी है। और दूसरी बात, आपने खुद कहा कि कार्यकर्ताओं में असंतोष है। उसी की वजह है ये कि जब कार्यकर्ताओं में असंतोष है तो जनता में कितना असंतोष होगा, इसका अंदाज अभी पंचायत के चुनाव में लगा लिया। अगर पंचायत के चुनाव में आप जमीन पे उतर के देखें, ग्राम स्तर पे, तो बहुत से हमारी जानकारी में है जो लोगों ने फीडबैक दिया आके, जहाँ पे कि सपा को 80% वोट मिलता था पंचायत चुनाव में। मैं प्रधानी की बात कर रहा हूँ जहाँ की पार्टी के चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन वहां पे इस बार भाजपा को वोट बहुत कम मिले वहां पे। ये ग्राम स्तर की बात है। ये तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जनता में असंतोष नहीं है। और ये असंतोष सिर्फ इसीलिए है कि कोई भी जनता का वर्ग आज संतुष्ट नहीं है। जनता के हर वर्ग में असंतोष है, चाहे वो छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग। वो असंतोष केवल इसीलिए है कि इनके पास केवल घोषणाएं करने का कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं था इनके पास। ये सिर्फ एक वादे करके सत्ता में आ गए ये। तो अब इसीलिए इनका जो असंतोष बन रहा है, ये कार्यकर्ताओं से लेके जनता में, ये अपना रंग जो पंचायत चुनाव में इसका दिखाई पड़ा, ये पूरे तरीके से 22 में दिखाई पड़ेगा। और ये जान लीजिए कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से फीडबैक आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, उससे पूरा साफ इबारत लिखी जा चुकी है कि आने वाले 22 के चुनाव में भाजपा का सफाया तय। क्या था? बहुत जल्दी शुरू करो भाई। हेलो जी, जैसा कि आपने बताया कि भाजपा के सैनिक कमजोर हैं, और अभी अभी हमारे आदरणीय जो भाजपा के प्रवक्ता जी हैं, काफी वरिष्ठ हैं, उन्होंने भी माना कि भाजपा में असंतोष है और सैनिक भी कमजोर हैं। और क्योंकि अंदरूनी बहुत इतनी कलह है कि भाजपा में ही कई सारे शीर्ष नेतृत्व पे धड़े बटे हुए हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो केशव प्रसाद मौर्य जी हो और चाहे मुख्यमंत्री हो, दोनों के धड़े बटे हुए हैं। भाजपा का जो सिस्टम है, एक तो जो 3 मुख्य बिंदु हैं, आप देखिए, योगी जी की बात कर रहे हैं आप कि योगी जी ने बंगाल में चुनाव प्रचार किया, फेल। कोरोना प्रबंधन मुझे लगता है बुरी तरह फेल। इसके अलावा जो प्रचार में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, अपने उत्तर प्रदेश से बाहर रहते हैं, अपनी स्थितियों को, जमीनी स्थितियों को नहीं समझते हैं, लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, घूम के चले जाते हैं,
बार बार ये सब वीडियोस सोशल मीडिया पे प्रसारित होते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो उनका रुख है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो यही है कि जो वो कहें वही मानो, इसके अलावा न सवाल करो न मुझसे कोई जवाब की उम्मीद करो। तीसरी बात, जिस चीज के नाम पर वोट लिया, जैसा कि अभी आदरणीय विवेक जी बोल रहे थे, विकास जो होता है वो सड़कों से होता है प्रदेश का। एक सड़क आप बता दीजिए, बड़ी सड़क जिसका उद्घाटन और लोकार्पण लोगों के लिए किया गया हो। कोई ऐसी सड़क अभी तक नहीं बनी है पूरे उत्तर प्रदेश में जहां कोई एक्सप्रेसवे जैसी सड़क हो, जहां से लोगों का आना जाना सुगम हो गया हो। चाहे बलिया का हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे बड़े बड़े वादों की बात हो, कुछ भी जमीन पे नहीं उतरा है, सिर्फ बातें हुई हैं कि ऐसा होगा। 4.5 वर्ष हो गए हैं, कुछ भी हुआ नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाजपा जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जैसे ही कोरोना कम हुआ, लोगों के मन में कोरोना का थोड़ा सा भय कम हुआ, वैसे ही क्या हुआ, हिंदू मुसलमान की बातें शुरू हो जाती हैं। अपने ही लोगों से मस्जिदें गिरवा दी जाएंगी, उसके बाद आपस में तकरार होगी और मीडिया मैनेजमेंट इतना सशक्त है कि वो भी चालू हो जाएगा उसी चीजों में। तो ये एक पूरा सिस्टमैटिक उनका सिस्टम है, लोगों के माध्यम से आपसी विचारधारा को बांटें, समाज का मनोबल गिराएं और मनोबल इस तरीके से गिरा दें कि सिर्फ मन में सिर्फ ये रह जाए कि अब जिंदा कैसे रहना है। जिंदा रहने को ही विकास कहने की बात हो रही है आज की डेट में, और कुछ नहीं है। मैं समझता हूं भाजपा पिछले 4.5 साल में उसका ग्राफ बुरी तरीके से नीचे आया है। पंचायत चुनाव में ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। समाजवादी पार्टी से आगे आई है। मुझे लगता है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। हमने कहा ये जो विषय है आज का, इनके वो कौन संगठन मंत्री हैं, वो जीत का फार्मूला दे गए या क्या फार्मूला है उनके पास। हमारा जहां तक मानना है, हमारे यहाँ देखो, हालांकि हमारे राजनीतिक विरोधी जो लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि समाजवादी लोग हमें कॉपी कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर चला रहे, ये चला रहे, वो चला रहे। हमारे यहाँ ये सब होता नहीं है। बहुत ज्यादा सोचना, बौद्धिक चीजों पे मंथन करना। हमारे यहाँ सीधा एक फार्मूला है, जन विश्वास। जनता को अपने विश्वास में लोग आपको वोट देंगे तब आप सरकार में आओगे। सीधा एक फार्मूला। हमारे यहाँ इस तरह की कोई खिचड़ी नहीं पकती है कि किस मंदिर की ईंट गिराएं तब राम और रहीम आपस में लड़ें, तब उनके चेले चपाटे हमारी जिंदाबाद करें। हम इस पे अपना दिमाग नहीं खपाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, अभी हम सुन रहे थे। भाजपा की तरफ से एक बात निकल के आई कि असंतोष तो है, सुधार की आवश्यकता है, जिससे शासन और प्रशासन सही काम करे। इसका मतलब कि असंतोष भी है, सुधार की आवश्यकता है, इसका मतलब कि पूर्णतः सुधार नहीं है। शासन और प्रशासन सही काम करे, इसका मतलब 4.5 वर्ष तक प्रदेश की जनता ने ये दंश झेला है कि शासन और प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा था। 2 सड़कें बताएंगी, बलिया एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इन दोनों के लिए जमीन एक्वायर कर ली थी। अखिलेश जी ने जमीन ले ली थी, टेंडर करा गए थे। 4.5 वर्ष में सरकार हैंडओवर नहीं कर पाई जनता को। हमारे यहाँ 21 महीने में आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है। गाड़ी के डैशबोर्ड पे 1 गिलास पानी भर के रख लो और लखनऊ पहुंच जाओगे, पानी नहीं फैलेगा। पता नहीं कौन से विजन के साथ चल रही है, पता नहीं कौन सा विकास है। अच्छा, हमें तो बीजेपी के ही आज एक कार्यकर्ता से हमारी बात हो रही थी, हमारे संबंध के ही हैं और आरएसएस से उनकी कुछ ज्यादा नजदीकियां हैं, वो किसी पद पे भी हैं वहां, नहीं चाहेंगे कि उनको ओपन करें। उनका कहना ये था कि अमित शाह जी ये चाहते हैं कि योगी जी ना बदले जाएं। इसलिए ना बदले जाएं क्योंकि योगी जी के चेहरे जब चुनाव होगा तो भाजपा निश्चित तौर पे हारेगी, और जब भाजपा हारेगी तो योगी जी का पत्ता यहीं कट जाएगा। अगर दोबारा योगी मुख्यमंत्री बन गए तो वो मोदी के विकल्प बन जाएंगे, अमित शाह का पत्ता वहां कट जाएगा। तो यहाँ तो सब आपस में एक दूसरे का पत्ता काट के लगे हुए कि योगी जी हार जाए, इनका पत्ता खत्म। निश्चित तौर पर सरकार पूर्णतः विफल हुई है, कोई विजन नहीं, कोई। अच्छा बताओ, मुख्यमंत्री जी जाएं मीटिंग करने जनता में, बीपीएड के छात्र वहां अपना बैनर लेके पहुंच जाएं और मुख्यमंत्री जी कहें ये बैनर नीचे कर लो वरना हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाओगे। ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? हम तो नहीं समझते। कोई विधानसभा के पटल पे खड़े होकर कहे ठोक दिए जाओगे, पेट का दर्द दूर कर देंगे,
ये सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर, और जो आपने बताया उनकी डिमांड रही होगी, कई जगह प्रचार करने गए, डिमांड कुछ नहीं, जब सारे विजन फेल हो जाते हैं तब हिंदू समाज की गंध फैलाने के लिए इनको बुलाया जाता है, बस इसी में ये बात। देखिए, मैं एक बात जो आज का विषय है उससे जोड़ के कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के संतोष जी आए थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर का असंतोष मिटाने के लिए। इसमें एक बड़ी बात देखिए कि पता चल रहा है कि अब मोदी जी और आरएसएस जग गई है। ये बदलाव की चर्चाएं इसलिए चल रही हैं क्योंकि भाजपा को लगता है कि कुछ नया नहीं बदला तो कहीं ना कहीं जनता योगी जी और मोदी जी दोनों को ही बदल देगी। ये जो एक सच्चाई आज सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं आज मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी हुई कि संगठन मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से और संगठन के लोगों से भी पूछा गया कि आखिर कोरोना काल में आपने क्या किया। जब संगठन मंत्री अगर ये सवाल पूछते हैं कि आपने कोरोना काल में क्या किया, इसका मतलब वहां ऊपर रिपोर्टें हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उत्तर प्रदेश के संगठन ने जनता के लिए कोरोना काल में कुछ भी नहीं किया। ये एक रिपोर्ट के आधार पर कहीं ना कहीं उस पर भी चर्चा हुई है। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है यहां पर, क्योंकि जो असंतोष वाली बात है उसमें सब नेताओं ने, सब मंत्रियों ने ठीकरा जो फोड़ा है, अब संगठन को दोबारा से जिंदा दिखने के लिए कार्यकर्ताओं को एक धोखा दिया जाएगा कि नहीं पार्टी आपके साथ खड़ी है। ये ठीकरा फोड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर। देखिए, बहुत सीधा सीधा लॉजिक है कि अपनी पार्टी में जो लोग हैं उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना ही पेट भरने का काम किया है और जनता ने इसी वजह से उन्हें नकार दिया है। लेकिन उनकी गलतियों का ठीकरा बहुत खूबसूरती से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज ये बैठक शायद इसीलिए करी गई थी ताकि कार्यकर्ताओं को ये एहसास दिलाया जा सके, एक दोबारा से उन्हें भी धोखा दिया जा सके कि परेशान मत हो, हम काम कर रहे हैं। जो जिन अधिकारियों ने तुम्हारी 4.5 साल में बात नहीं सुनी वो अब तुम्हारी बात सुनेंगे, अब सुनेंगे, क्योंकि जो है चुनाव आने वाला है, 2022 का एक प्राइम टारगेट है इनके पास। और देखिए, यहां पर एक बहुत साफ सी बात है कि बेरोजगारी को भाजपा दबा सकती है, महंगाई पर चुप्पी साध सकती है, लेकिन बहती लाशों से मुंह नहीं छुपा सकती। और यही बहती लाशें कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ताबूत में आखिरी कील का काम करने वाली हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक आदरणीय प्रवक्ता ने कहा कि विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। तो साहब, एक बात बड़ा अजीब सी समझ में नहीं आ रही है कि अब तक उनको यह एहसास नहीं हो पाया है कि वो पहले भी कहते रहे कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, तो पंचायत चुनाव में क्या जनता ने उस विकास को ही किनारे कर दिया? क्या मैटर रहा कि भारतीय जनता पार्टी के विकास की भी गाड़ी पलट गई क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव से तो जो है भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल किक डाउन कर दी गई। तो अब भी अगर विकास की बात करते हैं तो ये थोड़ा गले से उतरता नहीं है। हाँ, आप हिंदू मुस्लिम की बात करिए, आप मंदिर मस्जिद की बात करिए, जो आपकी एक परंपरागत शैली है, क्योंकि इतने बड़े कोरोना काल में भी जब कोरोना से आपकी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल लग गई है दोबारा से कि नहीं साहब, अब की बार जो है अयोध्या मुद्दा निपट गया है, अब हम मथुरा मुद्दा निपटाएंगे। अरे साहब, क्या हो गया? अयोध्या मुद्दा निपट गया, ये मुद्दा निपट गया, कितनी लाशें गिर गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इसको लेके कोई बोलने वाला नहीं है। तो आज जो आदरणीय संतोष जी आए थे, जो 2 दिन उन्होंने बैठक करी, असंतोष मिटाने का प्रयास किया, ये असंतोष भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिटने वाला है। अगर संगठन के अंदर मिट भी गया, ब्यूरोक्रेट्स की बलि चढ़ा भी दी, तब भी जनता अभी के अंदर का असंतोष भारतीय जनता पार्टी मिटा नहीं पाएगी। ये विजन अब इनका विजन ही बना रहेगा। 2022 में अब इनकी वापसी, 2024 वापसी की जो उम्मीद 22 में बिल्कुल छोड़ दें। आलोक जी, आवाज नहीं आ रही है आलोक जी। आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ हाँ, म्यूट है क्या? अभी तक तो सही था। अब आ रही? आ रही। देखिए शेखर भाई, अभी एक शब्द आपने कहा था कि कयास लगाए जा रहे हैं। अभी हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, इतनी जानकारी तो हम सबको नहीं है
कि कौन मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, उप मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, संगठन में बदलाव हो रहा है। अरे भैया, कहीं पर कोई संगठन में बदलाव नहीं हो रहा है। ये हमारा फीडबैक लिया जा रहा है कि 4.5 वर्ष जो हमने सबने सत्ता संभाली, राजकाज किया, उसमें कहाँ पर कमियां रह गई, उसको और कैसे अच्छी तरीके से सुधारा जा सकता है। क्या हम सब लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आपस में मिलकर के फीडबैक भी नहीं ले सकते? और आप कयास लगाने लगते हैं। हम आज सुन रहे थे कि कोई कह रहा था कि कल मिश्र मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, कोई कह रहा था कि शर्मा जी आ रहे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये सिर्फ कयास, एक झूठा प्रोपोगंडा अस्थिरता पैदा करने के लिए रचा जा रहा है विपक्षियों की तरफ से, और कुछ भी नहीं। फीडबैक लिया है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आया था, फीडबैक लिया है, सब कार्यों से संतुष्ट हैं, जहां पर कुछ कमियां हैं उनको सुधारा जाएगा। हमारी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत पार्टी चलने वाली है, करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता है, सबकी बात सुनी जाती है, उसी हिसाब से कार्रवाई होती है। दो चीजें हैं। हाँ जी जी जी, पूरी हो गई बात आपकी? नहीं, बताइए फिर बताइए। बोले। हाँ, दूसरा इन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ेंगे। अरे हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस करती है, सपा करती है, हमने तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आज ही समाजवादी पार्टी का एक सांसद का बयान में सुन रहा था। हाँ, हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हम सभी राष्ट्रभक्त लोगों के साथ हैं, साथ खड़े हैं। हम राष्ट्र विरोधियों के साथ नहीं खड़े हैं। कि हम उनके साथ नहीं खड़े हैं कि जेएनयू में नारा लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और हम उनका समर्थन करते हैं। हम ऐसे व्यक्तियों का समर्थन, ऐसी पार्टियों का समर्थन, ये फर्जी बयान नहीं है, रिकॉर्डेड है। राहुल गांधी उसमें उस मंच पर थे। कन्हैया कुमार मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि भैया जेल भेजो, क्यों छूटा जेल से? क्या आप न्यायालय से ऊपर हैं? क्या आप न्यायालय से ऊपर हैं? आप न्यायालय से ऊपर हैं? पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप क्या न्याय व्यवस्था में आप न्यायालय से ऊपर हैं? आप गलत बयान दे रहे हैं। मैंने आपकी बात को ध्यान सुना। आप लोग सब प्रोफेसर साहब की अगर अनुमति हो तो एक बात पूछ ले यहीं पे। 4.5 वर्ष हो गए आपकी सरकार बाद में नहीं लगा पाई कन्हैया कुमार के खिलाफ। भाई जो आप भाई, अगर आगे से डिबेट होगी तो फिर हम बीच में डिस्टर्ब करेंगे। आप पूरी बात तो सुनिए, आप पूरी बात तो सुनिए। बात पूरी हो जाने दो। यही समाजवादियों का चरित्र है। इन्होंने कहा था कि हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि जो हम बैठ करके चिंतन शिविर करें। अभी आपने ही तो इस बात को स्वीकारा कि हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं। हमारा तो सीधा फंडा है कि हम कैसे जनता को दिग्भ्रमित करें, जनता का वोट और सत्ता हासिल करें। अरे अभी राधे श्याम जी ही कह रहे थे। अरे आप राधे श्याम जी ही कह रहे थे कि हम अरे चिंतन के लिए बुद्धि चाहिए, चिंतन के लिए बुद्धि चाहिए। अरे आप, मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूँ। अरे आप फिर बीच में बोलते, मैंने आपकी बात को धैर्यपूर्वक सुना। आप सुनते तो नहीं कहा कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। अरे चिंतन कौन करेगा? अरे चिंतन कौन करेगा आप बताइए। लेकिन हमारे पास बुद्धि नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। चिंतनशील होगा, जिसके पास विवेक होगा, जिसके पास बुद्धि होगी, वो चिंतन करेगा। हमने एक बात कही थी कि हम अपना दिमाग लगाने में लगाते हैं, हम जीतने में दिमाग लगाते हैं। हमने ये नहीं कहा था कि बुद्धि नहीं है, हम अपनी बुद्धि जनविश्वास लगाते हैं। हिंदू मुसलमान में बात करिए, एक बात जो बात अभी कही गई हिंदू मुस्लिम सपा करती है। हम एक चीज पूछना चाहेंगे प्रोफेसर साहब, माननीय प्रोफेसर साहब, डिबेट नहीं हो पाएगी। पूरी बात सुनिए, उसके बाद आप उसका जवाब दीजिएगा। आपका टर्न है। आपकी बात पूरी हो गई। ऐसे कोई डिबेट बनारस हिंदू आपने पूरा सब, आप कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय माननीय प्रोफेसर साहब, एक मिनट बात पूरी होने, समय खत्म हो रहा है, 2-3 मिनट बचे हैं। हाँ, एक मिनट खत्म करिए, जल्दी से समेटिए। हाँ, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया भाजपा पे कि ये हिंदू मुस्लिम करेंगे। आज समाजवादी पार्टी का ही एक सांसद बोल रहा था कि इस देश में जो आपदा आई है वो धारा 370
का कानून बना, सीएए का कानून बना। ऐसे कानून जब केंद्र की सरकार ने बनाए तो हमारा जो अल्लाह है उसके द्वारा जो शरीयत लागू है उसमें डिस्टरबेंस पैदा हुए। ये क्या है भाई? दूसरी बात, अभी कांग्रेस के एक व्यक्ति कह रहे थे, हम अभी सिर्फ ठीक है, हाँ चलो बोलो। लीजिएगा। हाँ बोलिए। एक अभी बात कांग्रेस के एक साथी कह रहे थे हिंदू मुस्लिम भाजपा का, अभी अजय राय जी जो कि इलाहाबाद के नेता हैं, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है उसमें हमारे मुस्लिम भाई, श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, इंजीनियर वर्ग, हो गया, बहुत हो मिस्त्री गया। वर्ग, ये विवेक जी बोलिए। हाँ आपको आपत्ति एक है? मिनट राधे साहब, कांग्रेस को एक एक आपत्ति है करके कि इसमें मुस्लिम एक काम एक क्यों करके कर रहा है? विवेक जी बोलिए। हाँ विवेक जी बोलिए। राम मंदिर निर्माण में विवेक मुस्लिम मिश्रा काम जी, क्यों हाँ। कर रहा है? आपको आपत्ति है? तो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं, अभी हिंदू भाई कर रहे हैं। रुको। भिन्न भिन्न भी है। और जिस तरीके से कोरोना महामारी का इन्होंने अस्पताल कंट्रोल किया है और जिस तरीके से आधी रात में लड़कियों के सब जलाए गए हैं, उन सबको देखते हुए बिल्कुल स्पष्ट बात है कि इनके पास कोई विजन या रोड मैप नहीं था, केवल हिंदुत्व के अलावा। और ये जो BL संतोष जी आए थे, ये सिर्फ इस बात का संभावना पता लगाने आए थे कि क्या हिंदुत्व के नाम पे आगे चुनाव लड़ा जाए या और कोई मुद्दे हैं। ये बात तय होके गई है कि अभी भाजपा के तर्कस में कई तीर हैं, मथुरा का है, काशी का है, जनसंख्या नियंत्रण का है और समान सिविल कोड का है। आने वाले चुनाव में इसी पे चुनाव आगे 22 का लड़ेंगे ये, और उसी की तैयारी के संबंध में ये विचार विमर्श करने के लिए आए थे। ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पे है। ये हमारे भाजपा के देखिए, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन करूंगा, जवाब जरूर दीजिएगा कि आप जो है, आप कन्हैया पर सवाल उठाते हैं जिनको न्यायालय ने दोषी नहीं माना, और देशद्रोही और गद्दार बोलने की जो हिम्मत है आप में, जो आप किसी को भी बोल देते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि किसान आंदोलन के दौरान जो पकड़ा गया था व्यक्ति दीप सिद्धू, जिसको भाजपा ने आतंकवादी बोला, खालिस्तानी बताया, उसकी फोटो मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, सांसद हेमा मालिनी जी के साथ है। उस पर आप क्या टिप्पणी देंगे साहब? किसको गद्दार बोलेंगे, किसको देशद्रोही बोलेंगे? देखिए, बोलने से पहले अपनी बात को समझना भी चाहिए, अपनी बात को समझना भी चाहिए। और बहुत सुस्त पार्टी, और सुनिए, एक मिनट छोड़िए, कंप्लीट कर रहा हूं, कंप्लीट कर रहा हूं, अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं, सुन लीजिए, कंप्लीट कर रहा हूं, फिर नहीं बोलने दूंगा, किसी के बीच में नहीं बोलूंगा, सुन लीजिए। और बहुत सुस्त पार्टी है भारतीय जनता पार्टी कि 4.5 साल बीत जाने के बाद अब आपको एनालाइज करना पड़ रहा है कि आपके नेताओं ने जनता के लिए क्या किया। अब आपको बदलाव समझ में आ रहा है? जब लाशें गंगा जी में बहने लगी, इतने साल से भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी, ये जवाब दीजिए। राधे श्याम। हाँ, सवाल सिर्फ ये है कि जो हिंदू मुस्लिम सपा कर, नहीं, एक सवाल सुन लीजिए प्रोफेसर साहब। सवाल हिंदू मुस्लिम सपा कांग्रेस ये सब करते हैं, लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब एक मुस्लिम प्रोफेसर संस्कृत पढ़ाने आया तो विरोध किसने किया? क्या इस देश के मतलब लोकतंत्र में ये नहीं है कि कोई मुस्लिम संस्कृत पढ़ा सके? विरोध करने आप लोग बैठ गए, और हिंदू मुस्लिम सपा करती है। आप तो करते ही नहीं, आप तो दूध के धुले हैं, बिल्कुल राम राज्य से निकल के आए हैं, और वहां संस्कृत के प्रवक्ता का आप विरोध कर रहे हैं। मतलब कोई मुसलमान अगर है, पढ़ लिख के प्रोफेसर बन गया, आप तो बेईमानी बना देते हैं, बाद में इस्तीफा देना पड़ता है उसको। जो ईमानदारी से अपनी काबिलियत से प्रोफेसर बन के आया, आप उसको नहीं पढ़ाने देंगे। इससे बड़ी सांप्रदायिकता की और आतंक की और क्या हद हो सकती है? एक पढ़े लिखे और नियुक्त किए हुए, जो बोर्ड द्वारा नियुक्त हुआ है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, उसको आप पढ़ाने नहीं देंगे? तो ये कौन से लोकतंत्र का हिस्सा है भारत में? और आप करें कुछ और। बात हो गया, बात हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किसी हिंदू प्रोफेसर का नाम बताइए जरा, बताइए जरा, जो उर्दू पढ़ाने के लिए गया हो। तो आप क्यों नहीं गए? किसी ने रोका था क्या? अरे हाँ, आपने रोका? नहीं, आपकी सरकार ने रोका। जो ज्वाइनिंग यहाँ कराई थी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करवा देते। सरकार आपके साथ सब कुछ आप कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे जिंदा रखती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दे जिंदा रखती है ताकि अलगाववादी व्यवस्था फैलाई जा सके। नहीं, अरे छोड़िए, कुछ नहीं हुआ, 370 हटी और सब कुछ कर लिया, लेकिन देश गर्द में चला गया, 300
370 हटा के 370 हटा, अरे सुनिए साहब, 370 सुन लीजिए, 370 हटा के, सुनिए 370 हटा के आपने 100 रुपए का पेट्रोल कर दिया और 200 रुपए का कड़वा तेल कर दिया। 370 हटा दिया आपने। आदमी को खाने को नहीं मिल रहा है, आपने 370 हटा दिया। मंदिर के नाम पर आपने चंदा मांगा। अरे सुनिए साहब, आपने मंदिर के नाम पर चंदा मांगा, आपने दवाई के नाम पर चंदा मांगा, आपने कोरोना के नाम पर चंदा मांगा, आपने भाजपा और आप भाजपा के किन कार्यकर्ताओं की बात करते साहब? पूरी पार्टी तो मिसकॉल से बनी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी तो मिसकॉल से बनी है। कौन से कार्यकर्ता भैया मिसकॉल से बनाई गई पार्टी की सच्चाई आज दिख रही है। मिसकॉल से बनाई गई पार्टी की सच्चाई जमीन में दिख रही है। पंचायत चुनाव में आपके पास 4 कंधे नहीं हुए टार्थी उठाने के लिए, 4था कंधा किराए पर लेना पड़ा है साहब। ये सच्चाई है, इसे स्वीकार करिए। हमारी बात छोड़ दीजिए, हमारा मकसद सिद्ध हो गया, भारतीय जनता पार्टी को उसकी सच्चाई दिखाने का। तो हमें भारतीय जनता पार्टी को इसकी हकीकत दिखानी थी, हमने हकीकत दिखा दी। हमने भाजपा का घमंड तोड़ दिया। हम तो पहली बार पंचायत चुनाव में आए थे, लेकिन हमने भाजपा का घमंड तोड़ दिया, हमने भाजपा का अहंकार तोड़ दिया है साहब। अरे क्या बात करते हैं, राम का नाम लेते हैं और रावण का अनुसरण करते हैं, राम का नाम लेते हैं और रावण का अनुसरण करते हैं। गजब के हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग साहब, अहंकार से भर चुके हैं आप लोग। आप आज भी आपका संगठन कहता है 4 लोगों में आप जिला पंचायती जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? जैसे राजस्थान जीता है कैसे जीतेंगे? पैसा देकर जीतेंगे? अरे खुल के बोलिए साहब। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से देश में जो उथल पुथल हुई है वो सब लोग देख रहे हैं। नोटबंदी हो, चाहे जितनी भी व्यवस्थाएं कर, जीडीपी देश की गिर चुकी है साहब। है जो काला धन छिपा के रखा था। अरे कहाँ गया काला धन? आपके पैरोकार थे रामदेव जी, कहाँ? पूछिए ना, वो कह रहे थे मोदी जी का रिमोट उनके हाथ में होगा। कहाँ है रिमोट? क्यों नहीं दब रहा है बटन भैया? ये तो बताइए। कभी आपने अपनी याददाश्त में 200 रुपए के कड़वा तेल खरीदा है क्या मान्यवर? अगर खरीदा हो तो बता दीजिए। कहाँ स्मृति ईरानी जी है कि कहीं और विलुप्त हो गई है? कहाँ है? कौन सी नैतिकता की बात करते हैं आप लोग साहब? आप अपना इतिहास उठा के देखिए। अरे छोड़िए साहब, जिन्हें आपने उज्ज्वला के बहाने आपने जो सिलेंडर बांटे हैं ना, अरे मोदी जी को बताइए कि वो महिलाएं बहुत रो रही हैं, आंसुओं से रो रही हैं। अपनी माँ को स्मरण करते हुए उनका बचाव करें भैया, कि दोबारा वो सिलेंडर भी लेके आ पाए हैं। और धन्य के हैं प्रधानमंत्री जी कि जब उनको देश के लिए खड़ा होना चाहिए उस समय वो रो रहे हैं, उस समय वो भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। ऐसे देश नहीं चलता है साहब। और मैं तो आपको चुनौती देता हूँ, कोई तरीका हो तो आदरणीय मोदी जी से कहिए कि मीडिया के सवालों का जवाब दें। क्या कारण है कि मोदी जी ने अब तक एक बार मीडिया को फेस नहीं किया? क्या कारण है कि मोदी जी ने आज तक कभी मीडिया के सामने एक बयान नहीं दिया? क्या मोदी जी बोल नहीं पाते हैं, या मोदी जी मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं? आज दिन तक मोदी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो तो मुझे बता दीजिए। इस देश का पूछिए बोलने की बात प्रधानमंत्री बोलता ही है और बोलता ही नहीं, करता भी है। आज की बुलेटिन की बहस को हम यही समाप्त कर रहे हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर के, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।